1967 में एक डॉक्यूमेंट्री को तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया था, न हिंसा के दृश्यों के लिए और न ही खतरनाक राजनीतिक संदेशों के लिए, बल्कि कुछ अधिक परेशान करने वाली बात के लिए। एक मनोचिकित्सा अस्पताल के अंदर होने वाली कठोर वास्तविकता। टिकट फोलिज ऐसी तस्वीरें दिखाता था जिसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं था। नग्न रोगियों को इस तरह से घसीटा जा रहा था जैसे वे पुराने फर्नीचर हों। पुरुषों को इस तरह से खाने के लिए मजबूर किया जा रहा था जैसे कि यह देखभाल का नहीं बल्कि सजा का कार्य हो। खाली नजरें, ठंडे गलियारों में चिल्लाती आवाजें, और डॉक्टर जो इलाज करने की बजाय किसी को इंसान मानने का मतलब भूल गए थे। इसके निर्देशक फ्रेडरिक वीजमैन ने एक हॉरर फिल्म बनाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने इससे भी बुरा कुछ बनाया। एक दृश्य दस्तावेज जो पूरी तरह टूटे हुए सिस्टम को उजागर करता था, और यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। जब टिकट फोलिज पहली बार दिखाई गई थी, प्रतिक्रिया तुरंत थी। सरकार ने इसे लगभग तुरंत ही प्रतिबंधित कर दिया। आधिकारिक कारण यह था कि यह रोगियों की गोपनीयता का उल्लंघन करता था, लेकिन क्या वास्तव में यह आंतरिक लोगों की सुरक्षा के बारे में था? क्योंकि किसी को अमानवीय परिस्थितियों में बंद करना उनके कल्याण के प्रति चिंता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं लगता। दस्तावेजी फिल्म 20 वर्षों से अधिक समय तक गायब रही, जैसे कि यह कभी अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन 1991 में जब अंततः रिहा किया गया, लोगों ने समझा क्यों उन्होंने इन छवियों को इतिहास से मिटाने की कोशिश की थी। फ़ारेनहाइट 9 नवंबर। 11 सितंबर 2001 को जब दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते देख रही थी, अमेरिका के राष्ट्रपति एक स्कूल कक्षा में बच्चों की किताब पढ़ रहे थे। उस छवि ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी अजीब था। जब आप वहां थे, बस किसी ने उन्हें इस तरह से नहीं जोड़ा था। फ़ारेनहाइट 9/11 अपने समय की सबसे असुविधाजनक कृतियों में से एक बन गई। इसने न केवल भ्रष्टाचार और पर्दाफाश का संकेत दिया, बल्कि ऐसी छवियां और दस्तावेज दिखाए जिन्हें कुछ लोग सार्वजनिक बातचीत से बाहर रखना पसंद करते। फिल्म की शुरुआत जॉर्ज बुश की 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की वैधता पर सवाल उठाकर होती है, यह सुझाव देते हुए कि उनकी सत्ता में आने की प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत भर थी। वहां से मूर बुश परिवार और बिन लादेन परिवार के बीच तथा अन्य सऊदी अभिजात वर्ग के साथ संबंधों को उजागर करते हैं, तर्क देते हुए कि इन संबंधों का अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख निर्णयों पर प्रभाव पड़ा होगा। इसके बाद वृत्तचित्र 11 सितंबर के हमलों पर सरकार की प्रतिक्रिया की जांच करता है। यह केवल प्रतिक्रिया को धीमी और अप्रभावी के रूप में चित्रित नहीं करता है, बल्कि यह भी जोर देता है कि कैसे डर का उपयोग इराक में युद्ध को सही ठहराने के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया गया था। माइकल मूर ने सिर्फ सवाल नहीं पूछे, वह ऐसी कहानी के बिंदुओं को जोड़ते थे जिसे उस समय तक बहुत कम लोगों ने बताने की हिम्मत की थी। शुरुआत से ही डॉक्यूमेंट्री विवाद के केंद्र में थी। डिज्नी, मीरामैक्स की मूल कंपनी, ने इसके वितरण को रोक दिया। सिनेमा चेन ने इसे दिखाने से मना कर दिया, जबकि रूढ़िवादी समूह इसके विज्ञापनों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सेंसरशिप ने केवल रुचि को बढ़ावा दिया और यह डॉक्यूमेंट्री सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बन गई। इसका प्रभाव निर्विवाद था। इराक युद्ध, डर की राजनीति और सरकारी हेरफेर पर चर्चाएं उत्पन्न की। माइकल मूर ने दिखाया कि कैसे एक पूरा देश बिना सवाल किए युद्ध में चला गया। लेकिन अगर यह कहानी आपको पहले से ही काली लग रही है, तो इंतजार करें जब एक कैमरा युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां हर कोई नहीं चाहता कि दुनिया सच्चाई को जाने। नो फायर जोन। एक जगह की कल्पना करें जिसे नो फायर जोन कहा जाता है। एक नाम जो सुरक्षा और आश्रय की गूंज करता है। एक ऐसा स्थान जहां युद्ध नहीं पहुंच सकता। लेकिन जल्द ही यह स्थान आधुनिक इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों के केंद्र में बदल जाएगा। 2009 में श्रीलंका के गृह युद्ध के अंतिम दिनों के दौरान इस क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ जिसे सरकार दुनिया को नहीं दिखाना चाहती थी। यह डॉक्यूमेंट्री, जो कालम मैकरा द्वारा निर्देशित है, दुश्मन की पंक्तियों के पीछे हुए घटनाओं को उजागर करने के लिए एक लगभग असंभव मिशन है। गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई छवियों और दिल दहला देने वाली गवाहियों के माध्यम से वृत्तचित्र हमें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाता है जहां युद्ध के नियम मानो अस्तित्व में नहीं रहते। अस्पतालों और स्कूलों पर अंधाधुंध बमबारी, निहत्थे कैदियों के त्वरित निष्पादन और अपराध जो मानव समझ से परे हैं। लेकिन एक और भी भयानक तथ्य है। अनुमान है कि कुछ ही महीनों में 40,000 से अधिक तमिल नागरिक मारे गए, इनमें से कई इस तथाकथित सुरक्षित क्षेत्र में। किसने ये आदेश दिए और क्यों किसी को भी न्याय के लिए नहीं लाया गया? श्रीलंका सरकार ने इन अत्याचारों से इनकार नहीं किया, बल्कि हर संभव तरीके से इस फिल्म को छुप कराने की कोशिश की। उन्होंने इसे प्रचार बताया, इसे मलेशिया और भारत जैसे देशों में प्रतिबंधित कर दिया और उन पत्रकारों को धमकी भी दी जो जांच करने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन तस्वीरें इतनी आसानी से नहीं मरती। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि किसी सरकार ने कैमरे के पीछे की सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि दुनिया के दूसरी तरफ जापान के एक छोटे से तटीय गांव में एक और कहानी है जिसे कोई नहीं चाहता कि आप देखें। द कोव। जापान की दूरस्थ खाड़ियों में एक छिपी हुई खाड़ी है। इसकी जलधारा बेहद साफ है। इसका दृश्य एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, लेकिन इस सतही सुंदरता के नीचे एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे फेंस, सशस्त्र गार्ड और फिल्मिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों से सुरक्षित रखा गया है। द कोव लुई पिसाइहोयोस द्वारा निर्देशित एक गुप्त अभियान है, एक उच्च जोखिम वाला मिशन है जो हर साल उस कोव में जो होता है उसे उजागर करने के लिए चट्टानों की शक्ल वाली छुपी हुई कैमरों, पानी के नीचे के माइक्रोफोन और छुपे हुए ड्रोन से सज्जित फिल्म निर्माताओं ने उस जगह पर घुसपैठ की जहां कोई नहीं चाहता था कि वे हों। जो उन्होंने खोजा वह इतना चौंकाने वाला था कि इसने दुनिया के देखने का तरीका बदल दिया कि दुनिया डॉल्फिन को कैसे देखती है। और हर साल इस खाड़ी में 2000 से अधिक डॉल्फिन को घेर कर मार दिया जाता है। कुछ को एक्वेरियम में बेचने के लिए चुना जाता है, प्रत्येक को $15 लाख तक में, जबकि बाकी को मांस बेचने के लिए मारा जाता है, जो अक्सर खतरनाक स्तर के मरकरी से प्रदूषित होता है। लेकिन एक और भी परेशान करने वाला तथ्य है। जापान में डॉल्फिन के मांस को व्हेल के मांस के रूप में लेबल करके बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को धोखा दिया जाता है, जो वास्तव में नहीं जानते कि वे क्या खा रहे हैं। हालांकि जापानी सरकार ने फिल्म को बदनाम करने की कोशिश की, इसे पश्चिमी प्रचार बताते हुए तस्वीरें अपने लिए बोलती हैं। द कोव ने न केवल सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर जीता, बल्कि डॉल्फिन की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन को भी जन्म दिया। अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण टाइज में मारे गए डॉल्फिन की संख्या में कमी आई है, लेकिन यह प्रथा अभी भी जारी है। द एक्ट ऑफ किलिंग। कल्पना कीजिए कि आप सेवानिवृत्त हत्यारों के एक समूह से अपने अपराधों को कैमरे के लिए फिर से बनाने के लिए कहें, लेकिन एक गंभीर वृत्तचित्र की तरह नहीं, बल्कि जैसे वे हॉलीवुड की फिल्म शूट कर रहे हों। यही एकदम वही है जो द एक्ट ऑफ किलिंग ने किया। एक डॉक्यूमेंट्री जिसने सिनेमा और नैतिकता के बारे में आपकी सभी धारणाओं को चुनौती दी। 1960 के दशक के मध्य की इंडोनेशिया में एक तख्तापलट के बाद 1 मिलियन से अधिक लोगों को साम्यवादी होने के आरोप में मार दिया गया। जिन अपराधियों को सजा नहीं दी गई, उनमें से कई स्थानीय नायक बन गए। निर्देशक जोशुआ ओपेनहाइमर ने उन्हें एक कैमरा दिया और उनसे कहा कि वे अपने अपराधों को अपनी पसंदीदा फिल्मों की शैली में फिर से बनाएं। गैंगस्टर, वेस्टर्न और यहां तक कि म्यूजिकल। परिणाम उतना ही परेशान करने वाला है जितना कि वह आकर्षक है। अनवर कोंगो, मृत्यु दस्तों के नेताओं में से एक, खुश होते हुए बताते हैं कि कैसे वह अपने शिकारों को तार से घोंटकर खून से बचने के लिए उनका गला घोंटते थे। अन्य गर्व के साथ प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि वे एक एक्शन महाकाव्य में अभिनय कर रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब वास्तविकता सामने आती है। जब अनवर अपने शिकार में से एक की भूमिका करने की कोशिश करते हैं तो उनमें कुछ टूट जाता है। हालांकि इंडोनेशियाई सरकार ने औपचारिक रूप से इस कृति पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन स्क्रीनिंग गुप्त रूप से अंडरग्राउंड सिनेमा घरों में की जाती थी और दर्शक अक्सर चुपचाप बाहर निकल जाते थे, इस असमर्थता में कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा। द एक्ट ऑफ किलिंग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह एक दर्पण है जो इस बात का प्रतिबिंब है कि कैसे मनुष्य अक्षम्य को सही ठहरा सकता है। ज़ाइटगाइस्ट। ये डॉक्यूमेंट्री उस दोस्त की तरह है जो हर पार्टी में साजिश की कोई ना कोई थ्योरी तैयार रखता है ताकि समा बिगाड़ सके। पीटर जोसेफ द्वारा निर्देशित यह न केवल आधिकारिक कथाओं पर सवाल उठाती है, बल्कि उन्हें तथ्यों, अटकलों और संशयवाद की एक स्वस्थ खुराक के साथ बिखेर देती है। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक धमाकेदार बयान के साथ होती है। दुनिया के प्रमुख धर्म, विशेष रूप से ईसाई धर्म, प्राचीन ज्योतिषीय मिथकों पर आधारित है। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार यीशु सिर्फ सूर्य देवताओं जैसे कि हॉरस या मित्रा की पुनर्व्याख्या है। कल्पना कीजिए कि क्रिसमस पर अपनी दादी से यह कहना। वैसे यीशु सिर्फ एक पुनर्नवीनीत मिथक है, लेकिन यह सब नहीं है। जीत गेस्ट भी सितंबर 11 हमलों को संबोधित करता है, सुझाव देता है कि वे अमेरिकी सरकार द्वारा आयोजित एक आत्म प्रतिकार थे और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आलोचना करता है। तर्क देता है कि यह मानवता को गुलाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि फिल्म को तुर्की, चीन और मध्य पूर्व के अधिकांश देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तुर्की में, जहां धर्म समाज का एक बुनियादी स्तंभ है, सरकार ने इसे उतना ही खतरनाक माना जितना कि बारूद के बैरल के पास माचिस जलाना। हालांकि उनके कई दावों को खारिज कर दिया गया है। वृत्तचित्र अभी भी एक सांस्कृतिक घटना है जिसने आंदोलनकारी आंदोलनों और अंतहीन बहसों को प्रेरित किया है। और अगर आपको लगता है कि आपने सिनेमा का सब कुछ देख लिया है, तो तैयार हो जाइए द एक्ट ऑफ सीइंग विद वन्स ओन आईज के लिए।
स्टैन ब्राखेज द्वारा निर्देशित यह 32 मिनट की मूक फिल्म एक सामान्य वृत्तचित्र नहीं है। यह मानव मृत्यु की वास्तविकता में एक कच्ची और बिना फिल्टर वाली डुबकी है। शीर्षक, जो लैटिन से अनुवादित होने पर पोस्टमार्टम होता है, आपको यह स्पष्ट संकेत देता है कि आप क्या देखने वाले हैं। शरीर को काटा जा रहा है, अंग हटाए जा रहे हैं और मृत्यु पूरी तरह से दिखाई दे रही है। कोई कहानी नहीं, कोई संगीत नहीं, केवल चाकू के मांस काटने की आवाज और कैमरा बिना पलक झपकाए देख रहा है। ब्राखेज ने इसे पिट्सबर्ग के एक मुर्दाघर में फिल्माया था और जो उन्होंने कैप्चर किया है वह इतना वास्तविक है कि फिल्म को शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया है। वास्तव में यहां तक कि अग्रणी सिनेमा के सर्कल में भी इस डॉक्यूमेंट्री को सख्त चेतावनियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट्री है जो न केवल आपको दूसरी ओर देखने के लिए मजबूर करता है, बल्कि आपको अपनी खुद की मृत्यु का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ब्राखेज का मकसद सिर्फ चौंकाना नहीं था, उनका उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बीच के संबंधों का अन्वेषण करना था और यह दिखाना था कि कैमरा उन सच्चाइयों को कैसे पकड़ सकता है जो शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। दी वॉर गेम, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री जिसकी यथार्थता इतनी प्रबल थी कि सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसे दिखाने से जनसाधारण में दहशत फैल सकती थी। यही तो वही है जो इट वॉर गेम के साथ हुआ। एक फिल्म जो बीबीसी द्वारा बनाई गई थी और कभी टेलीविजन पर प्रसारित नहीं हुई। पीटर वॉटकिंस द्वारा निर्देशित, यह दिखाता है कि अगर शीत युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर परमाणु हथियारों से हमला होता तो क्या होता। शुरुआती विस्फोट से लेकर सामाजिक पतन तक एट वॉर गेम कुछ भी कल्पना के लिए नहीं छोड़ता। आप पूरे शहरों को राख में तब्दील होते, आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित होते और लोगों को विकिरण से धीरे धीरे मरते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात विनाश नहीं है, बल्कि यह है कि फिल्म जिस तरह से अनमानवीयकरण को दर्शाती है, परिवारों का अलग होना, लूटपाट और असंभव निर्णय, जैसे कि यह तय करना कि किसे चिकित्सा उपचार मिलना चाहिए और किसे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने फिल्म को टेलीविजन के लिए बहुत डरावना माना और इसे कार्यक्रम से हटा दिया। हालांकि 1966 में इसे सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर मिला, जिसने केवल इसके अभिशापित फिल्म के दर्जे को बढ़ाया। दी वॉर गेम न केवल परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में चेतावनी है, बल्कि यह इस बात की याद दिलाता है कि सभ्यता कितनी नाजुक है। सोवियत इतिहास, सोवियत और नाजी हमेशा इतिहास में एक अंधेरी और परेशान करने वाली छवि रखते थे। अब एक ऐसी फिल्म की कल्पना करें जो न केवल उस अंधकार के मूल में जाती है, बल्कि सोवियत शासन द्वारा किए गए सबसे बुरे अपराधों पर एक तेज प्रकाश डालती है। यह डॉक्यूमेंट्री सोवियत अत्याचारों का एक शक्तिशाली आरोप है, जो जोसेफ स्टालिन के शासन में किए गए अपराधों पर केंद्रित है। दस्तावेज यूक्रेन में लाखों लोगों की जान लेने वाले कृत्रिम अकाल, स्टालिन के दौरान बड़े पैमाने पर फांसी, पूरे गांवों के जबरन निर्वासन और गुलाग्स जैसे घटनाओं को उजागर करता है, जहां लाखों लोग भूख, ठंड और थकावट से मर गए। और कतिन नरसंहार, जहां सोवियत गुप्त पुलिस ने 1940 में हजारों पोलिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। डॉक्यूमेंट्री का सबसे विवादास्पद पहलू यह दावा है कि सोवियत और नाजियों की एक समान विचारधारा थी, कुछ जनसंख्याओं को नियंत्रित और समाप्त करने की इच्छा। फिल्म दिखाती है कि दोनों शासन ने द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में कैसे सहयोग किया, जिसमें रिबेंट्रॉप-मोलोटोव समझौता शामिल था, जिसने पूर्वी यूरोप को उनके बीच विभाजित किया, जैसा कि अपेक्षित था। द सोवियत स्टोरी को रूस में भारी आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे रूसी विरोधी प्रचार करार दिया गया। कई रूसी और कुछ इतिहासकारों ने फिल्म पर पक्षपाती होने, इसे सरल बनाने और भड़काऊ होने का आरोप लगाया। यह तर्क दिया कि यह इतिहास को विकृत करती है और अनुचित रूप से सोवियत संघ की तुलना नाजी जर्मनी से करती है। यह कभी भी राज्य नियंत्रित मीडिया में नहीं दिखाई गई और इसे सरकारी अधिकारियों और मीडिया द्वारा कड़ी निंदा की गई। कुछ मामलों में फिल्म को रूस और अन्य देशों के रूसी भाषी क्षेत्रों में प्रदर्शित होने से रोकने के प्रयास किए गए। फिर भी सोवियत स्टोरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना हुआ है, जो आधिकारिक कथा को चुनौती देता है और सोवियत शासन की भयावहताओं को उजागर करता है। सूरज के तहत, रूसी निर्देशक विटाली मांस्की ने सोचा कि जब उत्तर कोरिया ने उन्हें प्योंगयांग के एक सामान्य परिवार पर फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने सबसे बड़ा पुरस्कार जीता। जो उत्तर कोरियाई सरकार नहीं जानती थी वह यह था कि उन्होंने एक लोमड़ी को अपनी प्रचार की सावधानी पूर्वक निर्मित मुर्गी के घर में आमंत्रित किया था। योजना सरल थी। उत्तर कोरिया प्रत्येक दृश्य को लिखेगा, प्रत्येक शॉट का निर्देशन करेगा और श्रमिकों के स्वर्ग में जीवन की एक परिपूर्ण छवि बनाएगा। फिल्म एक सामान्य परिवार की बेटी जेन्नी को दिखाती है, जिसे यह सिखाया जाता है कि कैसे मुस्कुराना है, क्या कहना है और यहां तक कि अपने किमची को अधिक खुशी से कैसे खाना है। यह द ट्रूमन शो की तरह था।
लेकिन अधिक किमची और दीवारों से टकराते जहाजों के बिना। लेकिन मैनस्की, जो चालाक है, उसकी बाजू में एक तुरुप का पत्ता था, या कहें कि उसके तिपाई पर एक कैमरा था। उसने शॉट्स के बीच में कैमरों को चालू रखा, इस सावधानी से कोरियोग्राफ किए गए शो के पर्दे के पीछे के क्षणों को कैद करते हुए। यह ऐसा है जैसे आप अपनी बिल्ली को विश्व प्रभुत्व की योजना बनाते हुए पकड़ लें जब उसे लगता है कि आप नहीं देख रहे हैं। ये छवियां उत्तर कोरिया में रहने वाले लोगों की वास्तविकता को प्रकट करती हैं, और यह कि सरकार ने प्रत्येक छोटे विवरण को कैसे संभाला। अंतहीन दृश्यों के लिए अभ्यास से लेकर अधिकारियों द्वारा अभिनय करने के निर्देशों तक, अंडर द सन उत्तर कोरियाई प्रचार के मुखौटे को उजागर करता है। जब उत्तर कोरिया को एहसास हुआ कि मांस्की ने क्या किया है तो उन्होंने फुटेज को नष्ट करने की मांग की, लेकिन मांस्की पहले ही उन्हें देश से तस्करी करके बाहर निकाल चुके थे। डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 2015 में चेक गणराज्य में जिलोवा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। उत्तर कोरियाई तनाव से दूर। वैक्सिड, ये उस डिनर गेस्ट की तरह है जो बिना निमंत्रण के आता है, सभी स्नैक्स खा लेता है और फिर आपके आरामदायक भोजन के बीच षड्यंत्र सिद्धांत का बम फोड़ देता है। इस फिल्म को एंड्रू वेकफील्ड द्वारा निर्देशित किया गया है और यह विवादों से घिरी हुई है। यह फिल्म इस बदनाम दावे को बढ़ावा देती है कि टीके, विशेष रूप से खसरा, कंठमाला और रूबेला के खिलाफ 3 गुना वायरल टीका आत्मकेंद्रिता से संबंधित है। फिल्म यह कहानी पेश करती है कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने उन डेटा को छुपाया जो कथित तौर पर MMR वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच एक लिंक को दिखाते थे। वेकफील्ड का कहना है कि वैक्सीन स्वास्थ्य संकट का कारण बन रही है और सरकार इसे जनता से छुपा रही है। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे वैज्ञानिक समुदाय या स्वास्थ्य संगठनों द्वारा खुले हाथों से स्वागत नहीं मिला। वेकफील्ड के दावों को वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और लगभग सभी प्रसिद्ध स्वास्थ्य संगठनों द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि वेकफील्ड पहले ही अपनी चिकित्सा लाइसेंस खो चुके थे, क्योंकि उन्होंने 98 में एक लेख लिखा था जो नैतिक त्रुटियों और गलत जानकारी से भरा हुआ था। इसके बावजूद वैक्सिड ने एक एंटी वैक्सीन आंदोलन पैदा किया है जिसका वास्तविक और खतरनाक प्रभाव पड़ा है। फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कई स्ट्रीमिंग सेवाओं और सिनेमाघरों से हटा दिया गया जिन्होंने खतरनाक जानकारी के प्रसार में योगदान नहीं देना चाहा। 0 डेज, यह निश्चित रूप से कोई खबर नहीं है कि एक बार आपके सिस्टम में कंप्यूटर वायरस घुसने के बाद यह कितना विध्वंसकारी हो सकता है। यदि इसे ठीक करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो यह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अब एक फिल्म की कल्पना करें जो एक सॉफ्टवेयर वायरस को दिखाती है जो न केवल आपके डेटा को नष्ट करेगा और चुरा लेगा बल्कि अपने लक्ष्य को भौतिक रूप से भी नष्ट कर देगा। 0 डेज एलेक्स गिब्नी द्वारा निर्देशित स्टक्सनेट पर केंद्रित है, जो एक कंप्यूटर वायरस है जो रूबिक के क्यूब से अधिक जटिल है। यह छोटा मैलवेयर प्रोग्राम जाहिर तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। यह सब चीजों को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाने की बात करता है। डॉक्यूमेंट्री ने यह समझाने का अच्छा काम किया कि स्टक्सनेट कैसे काम करता है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जो एक कंप्यूटर वायरस को एक साइंस संक्रमण वायरस से नहीं पहचान सकते। समझाओ कि स्टक्सनेट कोई साधारण मैलवेयर नहीं था। इसे औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों को सूक्ष्मता से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो जल उपचार संयंत्रों से लेकर विद्युत संयंत्रों तक सब कुछ प्रबंधित करते हैं। गिब्नी ने NSA के व्हिसल ब्लोअर्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया और यहां तक कि कई अनाम स्रोतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सम्मिलित CGI चरित्र भी बनाया। फिल्म साइबर हथियारों के संभावित परिणामों को उजागर करती है, क्योंकि एक बार जब स्टक्सनेट जैसी साइबर हथियार बाहर आ जाती है तो इसे उलट, प्रतिकृत और इसके रचनाकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। शून्य दिवस एक चित्र बनाता है एक भविष्य का जहां युद्ध हथियारों के बजाय कीबोर्ड से लड़े जाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा एक किशोर हो सकता है जो अपने माता पिता के तहखाने में मुहासे के साथ बैठा है। इस प्रकार की सामग्री का समर्थन करना न भूलें। सदस्यता लेकर और इस अन्य बहुत ही दिलचस्प वीडियो को देखकर जो आपको पसंद आएगा।